बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का हमारा आर्टिकल है साइंटिफिक नोटेशन। तो जैसा कि हमने पहले सीखा है कि 1960 में पेरिस के अंदर वेट एंड मेजरमेंट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिन्होंने सारी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए। क्यों बनाए, क्या रीजन थी इसके पीछे? क्योंकि बेटा यूनिट्स को लेके सारी दुनिया परेशान थी। एक आदमी किसी चीज की लेंथ को मीटर में फाइंड कर रहा था, दूसरा आदमी किसी चीज की लेंथ को सेंटीमीटर में फाइंड कर रहा था। सेंटीमीटर वाला मीटर को नहीं जानता था, मीटर वाला सेंटीमीटर को नहीं जानता था। तो इन दोनों के दरमियान कंफ्यूजन पैदा हो रही थी। तो इन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए, जितने भी डाउट्स थे यूनिट्स के बारे में, इन तमाम को दूर करने के लिए 1960 में उन्होंने सारी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया। सारी दुनिया के लिए 7 बेस यूनिट्स बना दिए कि अब जब भी बेस क्वांटिटीज की बात की जाएगी तो इन 7 यूनिट्स के अंदर बात की जाएगी, इसके अलावा कोई यूनिट नहीं यूज किया जाएगा। और हमने उन यूनिट्स को नाम दिया था सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। बेटा आप देख रहे हैं कि फिजिक्स के अंदर चीजों का एक जैसा होना कितना जरूरी है। जैसे पहले यूनिट्स एक जैसे नहीं थे, लेंथ का एक जैसा यूनिट सारे नहीं यूज कर रहे थे, कुछ मीटर में फाइंड कर रहे थे और कुछ सेंटीमीटर में फाइंड कर रहे थे। तो चीजों का यूनिफॉर्म होना, चीजों का एक जैसा होना वेरी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर। तो बेटा साइंटिफिक नोटेशन का ताल्लुक भी इन्हीं चीजों के साथ है। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों इसकी डेफिनेशन देखें। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए डिफाइन स्टैंडर्ड नोटेशन और डिफाइन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपने परेशानी होना, वो आपसे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पूछ रहा है। बच्चों डेफिनेशन है, इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed in some power of 10। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे? 10 की पावर के अंदर, मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। और फिर उस 10 की पावर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 और 10 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं। फिर डेफिनेशन को मजीद एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल्स की फॉर्म में, लेकिन उससे पहले जरा इसका कॉन्सेप्ट समझे कि हम साइंटिफिक नोटेशन को क्यों यूज करते हैं, हमें इसकी क्यों जरूरत पेश आई। जैसा कि पहले पढ़ा, बेस यूनिट्स को क्यों यूज करते हैं, यूनिट्स के अंदर डाउट्स पैदा हो रहे थे। तो इसी तरह बच्चों जो साइंटिफिक नोटेशन है, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी किसी चीज की लेंथ फाइंड करता है और वो कहता है कि मेरा आंसर है 7200 मीटर, और एक दूसरा आदमी है वो भी एक चीज की लेंथ को फाइंड करता है और वो कहता है कि मेरा आंसर है 72 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²⁵ मीटर। अब गौर से देखें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर यही आता है, लेकिन अगेन से कंफ्यूजन पैदा हो गई कि हमने आंसर को इस फॉर्म में लिखना है या इस फॉर्म में लिखना है। हो सकता है जो आदमी इस फॉर्म में लिख रहा है उसको इसकी समझ ना आती हो, और जो इस फॉर्म में लिख रहा है उसको इसका ना पता हो। तो अगेन यहां पे डाउट्स पैदा होना शुरू हो गए, अगेन यहां पे कंफ्यूजन पैदा हो गई। अब इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमने सारी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया कि अब जब भी हमने नोटेशन की बात करनी है, जब भी हमने वैल्यूज को लिखना है, तो कोई हमने दूसरी नोटेशन यूज नहीं करनी, हमने जस्ट साइंटिफिक नोटेशन को यूज करना है। तो बच्चों आपने भी, जब आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपना आंसर साइंटिफिक फॉर्म में लिखें। दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हमने स्टैंडर्ड बना दिया कि अब सब ने साइंटिफिक नोटेशन में ही बात करनी है, साइंटिफिक नोटेशन में ही अपना आंसर लिखना है, तो हमने भी जब न्यूमेरिकल्स करने हैं तो हमने फाइनल आंसर अपना साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। बच्चों दूसरे नंबर पे सेकंड इसकी रीजन है, सेकंड इसकी वजह है कि हम साइंटिफिक नोटेशन को क्यों यूज करते हैं। बच्चों वो रीजन ये है कि जब हमारे पास एक लार्ज वैल्यू आ जाती है, वेरी लार्ज वैल्यू या वेरी स्मॉल वैल्यू, तो बच्चों उस वेरी लार्ज वैल्यू को या वेरी स्मॉल वैल्यू को लिखना इतना आसान नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि ये वैल्यू आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिखें, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसके जीरोस काउंट करना शुरू करेंगे। हो सकता है आप काउंटिंग के अंदर एक जीरो ज्यादा काउंट कर लें, या हो सकता है कि आप काउंटिंग के अंदर एक जीरो कम काउंट करें, तो लिखने में अगेन मसला पैदा हो गया। तो बच्चों इस वैल्यू को लिखना मुश्किल है, हमसे गलती हो सकती है,
हम एग्जैक्ट वैल्यू से ज्यादा वैल्यू लिख सकते हैं गलती की वजह से, और हम एग्जैक्ट वैल्यू से कम वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि हमसे मिस्टेक हो सकती है। तो बच्चों वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज वैल्यू को लिखने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक स्टैंडर्ड नोटेशन बनाई, साइंटिफिक नोटेशन। और हमने कहा कि जब हमने वैल्यूज को लिखना है तो हमने उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है ताकि हमें इतनी लार्ज वैल्यू लिखनी ना पड़े। बच्चों अब इतनी लार्ज वैल्यू अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हमें इतने सारे जीरो नहीं लिखने पड़ेंगे। हम इसको जस्ट लिखेंगे 2 इंटू 10⁻13। अब आप मुझे गौर से देख के बताएं कि इनमें से ये वैल्यू लिखना ज्यादा आसान है या ये वैल्यू लिखना ज्यादा आसान है। तो बच्चों ये वैल्यू लिखना ज्यादा आसान है, इसको समझना भी ज्यादा आसान है, लिखना भी ज्यादा आसान है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि हमने किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक फॉर्म में लिखना कैसे है, क्या उसके रूल्स हैं, हमने इसको कैसे लिखना है। जो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी वैल्यू वो आपको दे सकता है और आपसे कहेगा कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें या आप इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखें। तो आपने कैसे लिखना है, हो सकता है डेफिनेशन ना पूछी जाए और इस आर्टिकल में से कोई एग्जांपल आ जाए, कोई वैल्यू आपसे पूछ ले या एमसीक्यूज में आपसे पूछ ले कि बताएं इस वैल्यू की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो बच्चों इसको गौर से देखना है आपने कि हमने किसी भी वैल्यू को, किसी भी क्वांटिटी को हमने साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखना है। बच्चों सबसे पहली बात, डेसिमल आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो। डेसिमल जिसको इशारिया कहते हैं, ये बच्चों हमने पहले नॉन जीरो के बाद लिखना है। हमारी वैल्यू में जो पहला नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो जो जीरो ना हो, 1 2 3 4 5, तो जो जीरो नहीं है पहले नॉन जीरो के बाद हमने लगा देना है डेसिमल पॉइंट यानी इशारिया। दूसरा काम क्या करना है, सम पावर ऑफ 10, और उस वैल्यू को हमने 10 की कुछ पावर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। जो पहले इसकी एग्जांपल है, ये हमारे पास एक वैल्यू है, हमसे वो क्वेश्चन करता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो पहला काम बच्चों क्या आपको बताया, पहला काम कि हमने क्या करना है, डेसिमल पहले नॉन जीरो के बाद लगाना है। बच्चों इस वैल्यू में अगर आप देखें तो हमें कहीं पे भी डेसिमल नहीं नजर आ रहा। बच्चों जिसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट पे डेसिमल पॉइंट होता है। तो पहला काम क्या करना है, हमने डेसिमल हमने यहां से उठाया, यहां से डेसिमल उठाया, पहले नॉन जीरो के बाद लिख दिया, यहां से उठाया 1 2 3 4, 4 डिजिट छोड़ के हमने यहां पे डेसिमल लगा दिया और साथ किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 10 के साथ। अब 10 की पावर कितनी आएगी ये कौन डिसाइड करेगा, बेटा ये डिसाइड करेगा कि हमने डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स छोड़ के लगाया है। अब काउंट करें 1 2 3 4, हमने 4 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाया, तो बच्चों 10 की पावर होगी 4। अब यहां पे अगेन एक क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि 10 की पावर जो 4 हमने लिखी है, ये 10 की पावर 4 प्लस होगी या माइनस होगी। तो बच्चों इसके लिए भी रूल है, अगर हम डेसिमल को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लेकर आए तो हमने 10 की पावर लिखनी है प्लस। गौर से देखिए, हमने डेसिमल को राइट साइड से उठाया, लेफ्ट साइड पे लेके आए, 10 की पावर हमने क्या लिखी, प्लस। और बच्चों अगर हम लेफ्ट साइड से डेसिमल उठाएं उसको राइट साइड पे लेके जाएं तो हमने 10 की पावर लिखनी है माइनस। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, हमारे पास एक वैल्यू है, डेसिमल इसका यहां पे है, तो पहला रूल क्या है कि हमने डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लगाना है। पहला नॉन जीरो 4 है हमारा, यहां से हमने उठाया 4 के बाद लगा दिया डेसिमल, ये बन गया 4.39, मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, 10 की पावर कितनी होगी किसने डिसाइड करना है, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाया, तो कितने हैं 1 2 और ये 3, 3 की बार लगाया तो 10 की पावर कितनी होगी बच्चों 3। अब 10 की पावर प्लस होगी या माइनस, बच्चों माइनस होगी क्योंकि हमने लेफ्ट से राइट साइड को मूव किया है, तो 10 की पावर आ जाएगी माइनस। बच्चों इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है, ये हमारे पास एक वैल्यू है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसमें डेसिमल मौजूद है पहले से, लेकिन पहले नॉन जीरो के बाद नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होती है कि पहले नॉन जीरो के बाद डेसिमल लगाओ। तो हमने डेसिमल यहां से उठाया, पहले नॉन जीरो के बाद लगाया, अब 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, पावर कितनी होगी 1 2 3, 10 की पावर होगी 3, प्लस होगी या माइनस, बच्चों प्लस होगी क्योंकि हमने राइट से लेफ्ट साइड को मूव किया, तो 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी 10 की पावर प्लस 3। फिर इसके बाद लास्ट एग्जांपल है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आमतौर पे एमसीक्यूज आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये एक वैल्यू है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें।
तो जब बच्चे साइंटिफिक नोटेशन के ये दोनों रूल जहन में लेकर आते हैं, तो पहला रूल तो ये है कि पहले नॉन जीरो के बाद डेसिमल लगाओ। तो इसमें तो पहले से ही लगा हुआ है डेसिमल, पहले नॉन जीरो के बाद, तो बच्चे इसको एज इट इज ही लिख देते हैं 5.29, कहते हैं यही आंसर है। लेकिन बच्चों हमने पहला रूल तो देखा, हमने दूसरा रूल नहीं देखा। पहला रूल तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, 5 के बाद डेसिमल पॉइंट है, यानी नॉन जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। लेकिन सेकंड रूल क्या है, सम पावर ऑफ 10 भी होनी चाहिए, 10 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। क्योंकि हमने डेसिमल को मूव नहीं करवाया ना लेफ्ट साइड पे ना राइट साइड पे, तो 10 की पावर हमारे पास जीरो आएगी। अगर तो हम मूव करवाते फिर होती 1 2 3 4, क्योंकि हमने डेसिमल नहीं मूव करवाया, एज इट इज लिखा, तो 10 की पावर हम जीरो लिखेंगे। ये बच्चों जो 10 की पावर हमने लिखी है ये लाजमी लिखनी है। किसी भी वैल्यू के साथ बच्चों 10 की पावर नहीं है और पहले नॉन जीरो के बाद डेसिमल नहीं है, तो वो वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी, वो हमारी साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगी। तो बच्चों ये था हमारा आज का आर्टिकल। किसी भी किस्म का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।